सर, मैं उन 250 किसानों को भी जो शहीद हुए पिछले 2-2.5 महीनों में अपनी मांगें सरकार से मनाने के लिए और ठंड में और कई कारणों से आंदोलन के बीच में ये मर गए, शहीद हो गए, मैं अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, जो गतिरोध बना हुआ है किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा था। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन, तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं और न पहुंच सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ हिस्ट्री के पन्ने मैं यहां आपके सामने रखता हूं। 1900 से और 1906 के बीच में 3 कानून यूनाइटेड इंडिया में और ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत में हुए। वो है पंजाब लैंड कॉलोनियल एक्ट 1900, दूसरा दुआबबारी एक्ट 1906, द कॉलोनियल एक्ट 1906। ये 3 कानून के खिलाफ, ये 3 कानूनों में क्या था? इसकी जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालिकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा। किसानों को, उन्हें बिल्डिंग बनाने की, घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा। और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का, अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया, तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी, जमीन गवर्नमेंट की होगी। इस पर वबाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई। और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी, सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए। और उस वक्त बांकीलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा, एक अंगारा बन जा तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू,
लुट गया माल तेरा, लुट गया माल दबे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। लाला लाजपत राय जी बीच में आए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। गवर्नमेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट की, माइनर अमेंडमेंट की, लेकिन इस अमेंडमेंट से और भी आंदोलन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं थी। और वायलेंस रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में हुआ। तब इंडिया यूनाइटेड था और नतीजा इसका हुआ कि तीनों बिल वापस ले गए सरकार की तरफ से, अंग्रेज हुकूमत। मैं दूसरा उल्लेख, यह हिस्ट्री को मैं अपना नहीं बोल रहा, मैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व, और गांधी जी की यह पहली सत्याग्रह थी साउथ अफ्रीका आने के बाद। वहां भी नील की खेती होती थी, इंडिगो जिसको अंग्रेजी में बोलते थे, और वो जबरदस्ती अंग्रेज खेती वो करवा रहे थे। उन्हें अपनी खेती धान वगैरह की इजाजत नहीं थी। गांधी जी पहुंचे, वो लंबी स्टोरी में यहां नहीं बताना चाहता हूं, और सरकार को मजबूर किया कि कानून लाए नील की खेती को खत्म करने के लिए। बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव एक ही स्टेट था, उसमें बिल लाया गया, लेकिन मेंबर्स ने यह मांग की कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, और ब्रिटिश सरकार ने वो मेंबर्स की मांग मानी और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। और न सिर्फ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया, बल्कि एक कॉपी गांधी जी को दी गई और कहा कि आप भी अपने सुझाव बताओ। तो इस तरह से गांधी जी के सुझाव और सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव दिए और नील की खेती बंद हो गई। एक दूसरी मिसाल है इस चंपारण की और अंग्रेज हुकूमत की। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके स्टेट की बात कर रहा हूं। चौथे आंदोलन की 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा जी गांधी जी शुरू हुए और बाद में उसका संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने उसको चलाया। गांधी जी ने और पटेल जी ने कहा कि देश भर के लोग नहीं आएंगे, गुजरात के भी लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोग सिर्फ इसका आंदोलन करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा गुजरात के लोग, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पिटीशन दी बंबई सरकार को, कमिश्नरी को, कि हमारे टैक्स खत्म किए जाएं। उन्होंने बंबई सरकार ने, जो उस वक्त की यूनाइटेड सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया और उनको वार्न किया गया कि अगर आप ये टैक्स नहीं देंगे आपकी जमीन जब्त की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की गई। प्रॉपर्टी उनकी ली गई, जमीन उनकी ली गई और जमीन सीज की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस साल के लिए टैक्स माफ किए गए और जो इंक्रीज जो बढ़ाए गए थे टैक्स सरकार ने, वो घटा लिए, और जो जमीन और घर सरकार ने लिए थे उनको वापस दे दिए। तो वापस किसानों की इसमें फिर से जीत हुई। मैं दूसरा सत्याग्रह की बात करता हूं, 5वें सत्याग्रह की बात करता हूं, बरदौली 1928। इसमें भी 1925 में गवर्नमेंट बंबई प्रेसिडेंसी ने टैक्स बढ़ाए किसानों के 22%। इतना कभी भी टैक्स नहीं बढ़ा था।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गवर्नर बम्बई को लिखा टैक्स कम करने के लिए, लेकिन गवर्नर ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नॉन पेमेंट की वजह से लोगों को तंग किया गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जान माल की हिफाजत करना मुश्किल हो गया था और गवर्नमेंट ने ऑक्शन कर दी कई ज़मीनें और कई घर, लेकिन एक भी आदमी उस ऑक्शन के लिए नहीं आया। गवर्नमेंट ने तो ऑक्शन की, लेकिन ना ज़मीन लेने के लिए कोई आया, न घर लेने के लिए आया, न कैटल लेने के लिए आया। ये यूनिटी थी सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि 1928 में गुजरात में सबसे बड़ा सिविल ओबीडियंस हो गया सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, और रिजल्ट ये हो गया कि गवर्नमेंट ने तमाम ज़मीनें वापस कर दी और जो 22% टैक्स लगा था, उसको लगान लगा था, उसको 6.03%, मतलब 6% किया 22% से। तो फिर किसानों की एक बार फिर जीत हो गई। तेलंगाना 1940 से 1950, और यहाँ जमींदारों और एक गरीब वॉशर वुमन के बीच में, जमींदारों ने जिनके पास सारी ज़मीनें थे, उन्होंने हड़प की एक वॉशर वुमन की ज़मीन, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ। इतना आंदोलन बढ़ा कि जो ज़मींदारों की अपनी ज़मीन भी थी वो भी लोगों ने वापस ले ली। ये इस तरह के आंदोलन हमारे इतिहास में हुए हैं और ताकत हमेशा वहाँ उनके सामने सर झुकाना पड़ा। मैं एक अभी हाल की 32-33 साल पुरानी की बात, जिसमें मैं पार्टी रहा डिसीजन, अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं संगठन का जनरल सेक्रेटरी था, कई राज्यों का, यूपी का इंचार्ज, पंजाब हरियाणा का इंचार्ज था और रैली का इंचार्ज था। हमने तकरीबन 5 लाख रैली पूरे देश की, बल्कि 10 लाख के लिए पूरी ट्रेनें लगाई थी पूरी देश भर से। मुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं है क्यों की थी हमने, लेकिन रैली थी, क्योंकि रैली का इंचार्ज था। और रैली बोट क्लब में पूरे देश से ट्रेनें आने वाली, और कई दिनों से टिकाइट जी का आंदोलन चल रहा था। किसान सर जो आज प्रेजेंट टिकाइट हैं, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, हुक्का पीते रहते थे, और जहां भी राम गोपाल यादव जी को मालूम होगा, कई दिनों से उनका वहां यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में इस डेट को, और हम तैयारी कर रहे थे, दूसरे दिन अब ट्रेनें सुबह आनी थी और उसी दिन ये बहुत किसानों की रैली थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। हम देखते हैं कि एक दिन पहले टिकाइट जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। अचानक हमें वी वर टेकन बाय सरप्राइज। अब एक दिन था बीच, और सरकारी कर्मचारी आए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि निकाला जाए। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते हैं। हमने अपना वेन्यू लाल किले में हटा दिया, हमने उसको अनाउंस नहीं किया। हमने सुबह जहां ट्रेनें आनी थी, ट्रक आनी थी, वहां लोगों को, सैकड़ों लोगों को रखा और वहां कहा बोट क्लब में नहीं जाना है, लाल किले में जाना। इसलिए उनको पता नहीं लगा कि वो लाल किले में आ सकते हैं। तो हमने विड्रॉ किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी हमने उनको, वरना इविक्ट अगर करते तो कितने लोग जख्मी होते। नतीजा उसका हुआ
कि 2 दिन के बाद टिकाइट जी ने, 3 दिन के बाद टिकाइट जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए। ये मैं हाल की मिसाल बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये किसान, हमारे किसान, हमारे, जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे, सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, हमारे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आज हम हैं, इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोटी तो कम से कम होनी चाहिए। ये रोटी आज न सिर्फ हमें 130 करोड़ लोगों को देते हैं, बल्कि दुनिया के देशों में जहां हम अनाज बेचते हैं सरकार के द्वारा और प्राइवेट तौर पे भी, ये उनके भी अन्नदाता। इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे। हम आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, पूरा देश साथ है, हमारी पार्टी साथ। चीन और पाकिस्तान अगर हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ। लेकिन किसानों के लिए क्या है? ये बेचारा मुश्किल से पहले मुगलों के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में, फिर लैंडलॉर्ड्स के जमाने में, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के, अब आपको मालूम है ये भरता जो हुई है, या किसानों में सेल्फ सफिशिएंसी आई है, ये सिर्फ कांग्रेस के वक्त में आई है। उसमें मत जाइए, मैं अगर फिर गिनूंगा फिर बहुत 1 घंटा और लगेगा, मैं टाइम उसमें नहीं लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कितने हरी क्रांति कब आई, कैसे आई, ये ट्रैक्टर, ये फैक्ट्रियां, ये कहां से बनी, और ये प्रोजेक्ट्स कहां से बने, ये नहर कहां से बनी, ये डैम, भाखड़ा डैम से लेकर गुजरात से लेकर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक ये डैम कहां से बनी, किसानों के बिजली के दाम, पानी निकालने के लिए उसमें कंसेशन किसने दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसमें हमें क्रेडिट नहीं है, सरकार का दायित्व। हम सरकार में थे तो हमने किया, आप सरकार में हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें और कुछ कर रहे हैं, बधाई। पुरानी सरकार को भी बधाई, आपको भी बधाई। इसमें लड़ाई क्या है? ये जो हम अनाज बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये तो अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं रखते, तो उसमें विवाद में नहीं जाना। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहां गए हैं।